नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 100 दिन पूरे होने पर सरकार के, उनसे गौरक्षा से लेकर अयोध्या से लेकर सहारनपुर तंगे हर मुद्दे पर हमने बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। एक मुद्दा जो भी पूरे देश को परेशान कर रहा है, मैं आपसे इसीलिए जानना चाहती हूं क्योंकि आपकी एक तस्वीर हमने देखी है गौ सेवा की, लेकिन गौ रक्षा के नाम पर जो मारपीट चल रही है, जो हत्याएं हो रही हैं, जिसकी भर्त्सना प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति सबने की है, एक बात योगी आदित्यनाथ के लिए वो क्या है? देखिए, गौ सेवा तो हमारी सनातन हिंदू धर्म की परंपरा है और उसमें मैं भी करता हूं। मुझे भी अवसर मिलता है तो मैं गौ सेवा बहुत अच्छा पुण्य का कार्य मानता हूं। लेकिन गौरक्षा के नाम पर कानून हाथ में उठाने की छूट किसी को नहीं है और इस मामले में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई घटना नहीं घटित हुई है और उत्तर प्रदेश के अंदर कोई घटना घटित भी नहीं होने देंगे। पहले से सबके लिए एक लक्ष्मण रेखा तय कर दी गई है। प्रदेश के अंदर इलीगल स्लॉटर हाउसेस को रोकना गौ तस्करी पर भी प्रभावी अंकुश लगाने की एक कड़ी थी और उस दिशा में उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग पूरी तरह बंद है। जहां कहीं भी अगर थोड़ी कोई शरारत कर रहा है तो पुलिस पूरी सक्रियता के साथ ऐसे तत्वों को दबाने का कार्य कर रही है, गिरफ्तार कर रही है। दंगा नहीं हुआ आपके राज्य में? नहीं हुआ। लेकिन सहारनपुर हिंसा को आप किस श्रेणी में रखेंगे फिर? देखिए, सहारनपुर में एक जातीय संघर्ष पैदा करने का प्रयास हुआ था। इसके पीछे वे तत्व हैं जो अब तक की अनैतिक और अवैध गतिविधियों को यहां पे प्रश्रय देते थे, उसमें संलिप्त थे। खासतौर से खनन माफिया सहारनपुर का एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट कब से कह रहा कि उसको रोको, लोग रोकते नहीं थे क्योंकि उसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। तो इसके पीछे उन खनन माफियाओं का हाथ था। फाइनेंस उनके स्तर पर इन सब गतिविधियों के लिए हो रहा था। भीम आर्मी कुछ भी नहीं, ये केवल उन खनन माफियाओं के जेब का एक वह हथियार है जिसको इस्तेमाल कर रही थी शुरू में। मुझे लगता है सभी लोग उस षड्यंत्र को समझ चुके हैं। प्रशासन ने निष्पक्ष कार्रवाई की है। उस कार्रवाई के बाद जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्द ऐसे तत्व जो इसके पीछे रहे वे भी गिरफ्त में आएंगे। उनके समय के आंकड़ों को आप उठा के देखिए और आज पिछले 100 दिन के अंदर प्रदेश में विद्युत वितरण के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, मुझे लगता है पहली बार हो रहा है जब बिना भेदभाव के प्रदेश के हर नागरिक को बिजली मिल रही है। हमने जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली देनी प्रारंभ की। तहसील और बुंदेलखंड मुख्यालयों को 20 घंटे बिजली देने की व्यवस्था की। हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे की बिजली देनी प्रारंभ की। इस दौरान 18,000 से ऊपर जो छोटे छोटे मजरे थे उनमें विद्युतीकरण का कार्य हम लोगों ने संपन्न किया है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है 24 घंटे के अंदर बदलने की एक नई परिपाटी प्रारंभ की है। शहरी क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। आखिर ये सब काम इन्होंने किए होते तो ये सब हमारे ऊपर बोझ क्यों होता है? सुना है कि शिलाएं बड़ी संख्या में जा रही हैं कारसेवकपुरम। देखिए, ये तो आज से थोड़े 1992 के बाद से ही, लेकिन अब उम्मीद तो जग गई है लोगों की, बढ़ गई है। उम्मीद जगना तो अच्छी बात है। 2019 से पहले मंदिर बन जाएगा? देखिए, मैं अयोध्या गया था, 31 मई को मैं अयोध्या में था और मैंने तो अयोध्या में दोनों पक्षों से अपील की है कि सरकार इसमें कोई पार्टी नहीं है। अगर दोनों पार्टियां मिल करके कोई संवाद से समस्या का समाधान कर दें तो मुझे लगता है कि देश के सौहार्द के लिए इससे अच्छा उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता। मिलकर ही फैसला निकलेगा इसका? देखिए, ये तो भगवान राम ही जाने क्या होना है, लेकिन समस्या का समाधान एक समय के बाद जरूर होगा। 100 दिन में 2 सीबीआई जांच ऑर्डर किए जा चुके हैं। आजम खान, अखिलेश यादव सब अभी परेशान हो रहे हैं कि योगी जी जो हैं वो बदले की भावना से, बदले की भावना से नहीं। देखिए, जिन लोगों ने प्रदेश को लूटा है, अब सोचिए कि गोमती रिवर फ्रंट पीपीआर उसका बनता है 160 करोड़ का, डीपीआर बनते बनते वो चला गया 660 करोड़ और उस परियोजना को पूरा होना था जनवरी 2017 में। मार्च 2017 में हम लोग जब निरीक्षण करने के लिए वहां जाते हैं तो तब तक 60% कार्य, 24 उसमें कार्य संपन्न होने थे। 24 में से केवल 8 छोटे कार्य संपन्न हुए हैं, 8 छुए ही नहीं गए हैं, 8 अधूरे पड़े हुए हैं
और पैसा खर्च हो चुका है 1437 करोड़ रुपए। क्या है ये? लूट नहीं तो क्या है? इन सब मामलों में हमने तो इसलिए एक केंद्रीय एजेंसी को दिया है जांच। हम अपनी एजेंसी से जांच कराएंगे, लोग कहेंगे देखिए साहब दबाव, केंद्र भी तो आपका ही है। नहीं, केंद्र भाई हम केंद्रीय एजेंसी से इसलिए दे रहे हैं जिससे ये आरोप न लग सके। सीबीआई के बारे में कहा जाता है निष्पक्ष है, तो कम से कम सीबीआई निष्पक्ष ही जांच कर लें। बहुत सारे मामलों में कहते हैं सीबीआई को दीजिए, हमने उसको दिया है। और मुझे लगता है कि ये और वक्त की संपत्ति आप अनुमान करेंगे, अगर उसकी पूरी जांच हो जाए तो ये लगभग 50,000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति खुर्द-बुर्द हुई है, बेची गई है। आपने क्राइम को लेकर कहा है कि योगी सरकार अपराध मुक्त, इसकी उम्मीद लोगों को शुरू से थी, लेकिन क्या क्राइम पर उस तरीके से आप काबू पा पाए? क्योंकि जो आंकड़े कहते हैं वो एक दूसरी तस्वीर पेश करते हैं। देखिए, अगर आप आंकड़े में जाएंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। हम सबको इस बारे में सोचना होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर इससे पहले एफआईआर लॉन्च नहीं होती थी। हम लोगों ने सबसे पहले तो इस बारे में कहा कि उत्तर प्रदेश में 100% एफआईआर दर्ज हों। फिर अपराध हो रहा है, पहले तो अपराध को रोकने की पूरी तैयारी हो, लेकिन आपसी रंजिश या किसी अन्य कारण से कोई अपराध घटित भी हो रहा है तो उसका वो वर्कआउट होना चाहिए। अपराधी पकड़े जाते हैं, समय पे चार्जशीट दाखिल करिए। जो अपराधी जेल के अंदर हैं, पैरवी करके उनको सजा कराने की तैयारी होनी चाहिए। हर स्तर पर कार्रवाई चल रही है। तो आंकड़े इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि एफआईआर दर्ज हो रही है। हाँ, 100% एफआईआर दर्ज करनी। दूसरा, जिन माफिया गिरोहों पर शिकंजा कसना प्रारंभ हुआ है, क्योंकि प्रदेश तो बदनाम रहा है खनन माफिया के लिए, वन माफिया के लिए, भू माफिया के लिए, राजनीतिक संरक्षण में पनपने वाले उन संगठित गिरोहों के लिए जिन्होंने प्रदेश को अराजक और जंगल राज में बदल दिया था। उन लोगों पर जब शिकंजा कस रहा है तो वहां से बेरोजगार हुए लोग कहीं तो डिस्टर्ब करेंगे। तो ये वह स्टेज है और हमें माइंड वेकअप करके चलना होगा कि ये कुछ समय तक चलेगा जब तक कि हम हमेशा के लिए उसकी आवाज बंद न कर दें। ये उस दिशा में बढ़ते हुए कदम है। ये आपका एक और बहुत एम्बिशियस और उसके साथ ही विवादित योजना थी एंटी रोमियो स्क्वाड। लड़कियों के परिवार वालों ने तारीफ तो की, लेकिन कई युवा कहते थे कि हमें परेशान किया जाता है। आज की तारीख में आपको लगता है कि अब सेटल हो गया है एंटी रोमियो स्क्वाड? सेटल नहीं हुआ, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सुधार हो गया है उसमें? सुधार हुआ है, उसके लिए गाइडलाइन पहले ही जारी कर दी गई है। और उसमें अगर जिन पुलिस अधिकारियों ने, पुलिस कर्मियों ने उस गाइडलाइन के विरुद्ध जाने का कार्य किया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। लेकिन इस दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लगभग 13 लाख ऐसे मामलों को चिन्हित किया, जहां पर सार्वजनिक स्थानों पर, स्कूल कॉलेजेस के बाहर, हॉस्पिटल्स के बाहर, किसी बाजार, किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार में, पूरे प्रदेश के अंदर अब तक पिछले 100 दिन के दौरान लगभग 13 लाख ऐसे मामले चिन्हित हुए थे, जिसमें 8 लाख ऐसे लोगों को, उनके परिवार वालों को बुला करके उनको सौंपा गया। 5 लाख में कड़ी हिदायत उनको दी गई और बाकी लगभग 13,000 के आसपास ऐसे मामले थे जिनमें हम लोगों को कार्रवाई करनी पड़ी है। इसमें दोनों पक्ष थे। लोगों ने, परिवार की महिलाओं ने, बहू बेटियों ने इसका स्वागत भी किया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहते थे कि ये युवाओं के विरुद्ध नहीं था, मंचलों के विरुद्ध था, उन शरारती तत्वों के खिलाफ था जो सड़क पर चलना माँ बहनों की, बेटियों की के लिए एक समस्या पैदा करते थे। उन लोगों के लिए व्यवस्था है और ये आगे भी चलेगा। गौरक्षा पर योगी आदित्यनाथ ने सख्त तेवर में अपनी बात कही। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही है, लेकिन सवाल है कि गुंडागर्दी करने वालों पर अंकुश कैसे लगेगा? कोई सुनने के मूड में नहीं दिखता। राजकोट में प्रधानमंत्री कह रहे थे रामगढ़ में एक शख्स को गाय के ही नाम पर मार दिया गया। इधर योगी आदित्यनाथ के कहने के बावजूद भी असम, गुवाहाटी से जो तस्वीरें आ रही हैं, हैरान करने वाली। गोरक्षा के नाम पर फिर टॉर्चर। इस बार असम में गोरक्षकों का तांडव। गाड़ियों में लदी गायों को लेकर गदर। जमीन पर एक शख्स गिरा हुआ है और वहशी भीड़ उसे जानवरों की तरह पीट रही है, कभी थप्पड़ों से, कभी लात घूंसों से, तो कभी लाठियों से। गुलाबी टी शर्ट में इस युवक को कुछ लोग भीड़ से बचाकर ले जा रहे हैं।
लेकिन पीटने वाले फिर भी बाज नहीं आ रहे। मौका देखकर हाथ साफ कर ले रहे हैं। इस नीली शर्ट वाले शख्स को तो भीड़ ने इस कदर पीटा है कि वो थर-थर कांप रहा है। ये तस्वीरें हैं गुवाहाटी से 30 किलोमीटर दूर सोनापुर की, जहां तिनसुकिया से आ रहे 3 ट्रकों को स्वयंभू गोरक्षकों ने रोक लिया। इन तीनों ट्रकों में करीब 50 गायें थी। कथित गोरक्षकों ने इन लोगों से जरूरी कागजात मांगे। कागजात नहीं मिले तो गोरक्षकों ने सड़क पर ही गदर मचा दिया। ट्रक के ड्राइवरों और खलासियों को बुरी तरह से मारा पीटा। पुलिस को जब तक सूचना मिलती तब तक कुछ हिंदू युवा छात्र परिषद के लोगों ने इन लोगों की बुरी तरह से पिटाई कर दी थी। पुलिस आई और इन लोगों को अपने साथ ले गई। अभी 4 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में गोरक्षकों को कड़ी नसीहत दी थी, लेकिन उसका असर इन पर नहीं हुआ। मुझे बापू का रास्ता ये नहीं हो सकता। विनोबा भावे का जीवन हमें ये संदेश नहीं देता। हम कैसे आतंक हो रहे हैं। डॉक्टर को मार दें, अकस्मात हो जाए ड्राइवर को मार दें, गाय के नाम पर इंसान को मार दें। और आज जब मैं सुनता हूं कि गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए, वो निर्दोष है कि मैं आया है, वो कानून का काम करेगा। इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। 29 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में गोरक्षकों की लानत मलामत कर रहे थे, उसी वक्त झारखंड के रामगढ़ में गोरक्षा के नाम पर भीड़ का तांडव चल रहा था। कथित गोरक्षकों ने अलीमुद्दीन उर्फ असगर अली नाम के एक शख्स को पीटना शुरू कर दिया। अलीमुद्दीन पर वैन में प्रतिबंधित मांस लेकर जाने का आरोप था। भीड़ ने अलीमुद्दीन को पीट कर मार डाला और उसकी वैन जला दी। कानून व्यवस्था का मुद्दा, इसे बीजेपी कहती है कानून व्यवस्था ही सही, अंकुश कब लगेगा जवाबदेही आपकी। कुदरत का ताकतवर सैलाब, घोड़ा, और इसीलिए हम कह रहे हैं हॉर्स पावर से भी ताकतवर सैलाब कैसे घोड़ा तक बह गया। अलग अलग जगहों पर बारिश की वजह से जो कोहराम मचा हुआ है, देखिए। इन तमाम तस्वीरों को देखते ही रोंगटे खड़े होने लगते हैं। देश के आसमान से एकदम तबाही सी बरसी है। हर कहीं हाहाकार मचा है। पानी जिंदगी पर धावा बोल रहा है। देश में पानी अपना विकराल रूप दिखा रहा है। मूसलाधार बारिश काल बन रही है। कुदरत जब आफत बनकर बरसती है तो क्या होता है, कुदरत का कहर कैसा टूटता है। तबाही की ये तस्वीरें आपको सब कुछ बता देंगी। हॉर्स पावर के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन वाटर पावर के सामने हॉर्स पावर कैसे कमजोर पड़ती है, उसकी ये जीती जागती तस्वीर देखिए। आप देख सकते हैं सैलाब में घोड़ा बहा जा रहा है। और अब ये देखिए, पानी जब विकराल रूप धारण करता है तो क्या होता है। आप देख सकते हैं कैसे भारी भरकम ऑटो सैलाब में बह रहा है। और ये भी देखिए, सड़क पर स्कूटर खिलौनों की तरह बह रहे हैं। वाहन तो वाहन, सैलाब इंसानों को भी बहा ले जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स बाढ़ के पानी में बह गया। तबाही की एक तस्वीर ये भी देखिए, कुदरत कैसे पहाड़ों को धराशायी कर सकती है। ये मंजर आपके सामने है। मूसलाधार बारिश से देश के कई हिस्सों में भयंकर बाढ़ आ गई है और उसकी एक तस्वीर ये भी है। पूरा हैंडपंप पानी में डूबा है। पानी है लेकिन इंसान पानी के लिए तरस रहा है। हैंडपंप चल रहा है लेकिन पीने का पानी नहीं मिल रहा। मॉनसून कमोबेश देश भर में फैल चुका है, लेकिन मूसलाधार बारिश तबाही बनकर बरस रही है।
पिछले 24 घंटों में यूपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान और गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर में बारिश ने जीना मुहाल कर दिया है। देश के 85% इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। आज हम आपको दिखाएंगे कि पूरब से लेकर पश्चिम तक और पूरे उत्तर भारत में कैसे बारिश काल बनी है। उसकी एक एक तस्वीर दिखाएं, लेकिन सबसे पहले आपको राजस्थान लिए चलते हैं और दिखाते हैं इस रेगिस्तान में कितनी भयानक बाढ़ आई हुई है। राजस्थान के जोधपुर की इन तस्वीरों को देखिए। रेगिस्तान में बाढ़ आई तो हॉर्स पावर भी बेकार हो गई। जी हां, ये देखिए कैसे पानी में घोड़ा बहा जा रहा है। आसमान से बरसी इस आफत में अश्व शक्ति को भी फेल होते सबने देखा। आप भी देखिए, सैलाब घोड़े को दूर तक बहा ले जाता है। बड़ी मुश्किल से घोड़ा पानी में संभल पाता है। जिसने ये मंजर देखा वो ताज्जुब करने लगा। जोधपुर में मूसलाधार बारिश हो रही है। रेगिस्तान में सड़कों पर जैसे समंदर सा बह रहा है। जोधपुर की इन तस्वीरों को भी देखिए। यहाँ गली गली में बाढ़ आई हुई है। पानी इतनी रफ्तार से बह रहा है कि दो लोग सड़क पर खड़े अपने स्कूटर को पकड़े खड़े हैं, लेकिन सैलाब इंसान समेत स्कूटर को बहा ले जाता है। बारिश और तेज होती है तो पानी में ऑटो भी बहने लगता है। लोग बस देखते रह जाते हैं। इसके बाद तो सड़कों पर दोपहिया वाहन खिलौनों की तरह बहने लगते हैं। इलाके के लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाते हैं। जोधपुर में सड़कों का हाल ऐसा था तो हाईवे पर भी सैलाब सितम ढा रहा था। सैलाब पुल पर आया तो जीप को बहा ले गया। आप देख सकते हैं जीप पानी में औंधे मुंह पड़ी है। क्रेन से जीप को उठाया जा रहा है। तबाही के इस सैलाब को देखकर पुल के दोनों छोरों पर खड़े लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वो 1 इंच भी आगे बढ़ते। राजस्थान के धौलपुर में भी मूसलाधार बारिश में सड़कें दरिया बन गई और पानी घरों में घुस गया। इलाके में हालात बाढ़ जैसे हो गए। लोगों का अनाज पानी में बह गया और भूखों मरने की नौबत आ गई। गेहूं में सब पानी भर गया। काफी परेशानी हो गई है। खाने को गेहूं नहीं बचा। शहर की निचली बस्तियां पानी में डूब चुकी हैं। लोग पानी निकालने के लिए देसी जुगाड़ अपना रहे हैं। पूरे धौलपुर में जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। आज तक ब्यूरो। एक जगह तो पिकनिक के लिए बच्चे गए हुए थे, वहां पर कैसे यही मॉनसून जानलेवा बन गया और कैसे आप जब देखेंगे बारिश के बाद जबरदस्त बहाव झरने में और कैसे उसमें छटपटाती हुई जिंदगी देखिए। आप देख सकते हैं कि कैसे मूसलाधार बारिश में नदी उफन रही है और बीच नदी में एक शख्स फंसा हुआ है और जैसे ही वो लहरों से जीतने की हिमाकत करता है, पानी उसके लिए काल बन जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये शख्स नदी में बहा जा रहा है। तस्वीरें महाराष्ट्र के पालघर की हैं। ये शख्स नदी में बह रहे एक लकड़ी के टुकड़े को निकालने के लिए गया था। अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और मौत इसके सामने आ गई। पालघर जिले में पिछले 48 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। नदी नाले उफन रहे हैं, लेकिन इस शख्स की किस्मत अच्छी थी कि मौके पर गांव वाले पहुंच गए और सबने मिलकर रस्सी के सहारे इस शख्स की जान बचाई। पानी में छटपटाते ये दो लड़के 20 सेकंड तक तो नजर आए, लेकिन कोई कुछ कर पाता। इतनी देर में मौत इन्हें अपने आगोश में समा ले गई।
तेलंगाना के आदिलाबाद में ये दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। दो दोस्त यहाँ के कुंटाला वाटरफॉल में पिकनिक के लिए गए थे। मूसलाधार बारिश के चलते वाटरफॉल लबालब था। ऊपर से लड़के सेल्फी लेने के चक्कर में वाटरफॉल के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। फिर क्या था, पैर फिसला और दोनों के दोनों वाटरफॉल में समा गए। दोनों की उम्र करीब 21 साल थी। मूसलाधार बारिश में इस झरने ने विकराल रूप धारण किया तो आसपास खड़े सैलानियों के दिल दहल गए। तस्वीरें बिहार में नवादा से 40 किलोमीटर दूर ककोलत झरने की हैं, जहां झरने ने अचानक अपना रौद्र रूप दिखा दिया। रोजाना बहने वाला ये झरना 20 गुना तेजी से बहने लगा और देखते ही देखते इसकी वजह से बाढ़ आ गई। इस झरने को देखने के लिए बहुत टूरिस्ट आते हैं। ये तो गनीमत रही कि उस वक्त झरने के पास कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। आज तक ब्यूरो। पूरे हर जगह पूरब से लेकर पश्चिम तक ये जल तांडव है। आइए आपको दिखाते हैं पूर्वोत्तर में कई राज्यों में जबरदस्त बारिश की वजह से किस तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। गुजरात का भी मंजर आपको दिखाते हैं। पूरब से पश्चिम तक आसमान से आफत बरस रही है। सड़कें, दरिया और नदियां अपनी सीमाएं लांघ रही हैं। मूसलाधार बारिश ने गुजरात में भी कोहराम मचा रखा है। तस्वीरें बनासकांठा की हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे अंडरब्रिज के नीचे एक कार फंसी हुई है। कार आधी से ज्यादा पानी के अंदर डूबी हुई है। इस कार में 7 लोगों की सांसें अटक गईं। वो तो शुक्र है कि जैसे ही ये कार इस पुल के नीचे फंसी, आसपास के लोग ट्रैक्टर लेकर आ गए और किसी तरह रस्सी बांधकर लोगों को बचा लिया गया। अब इन तस्वीरों को भी देखिए, कैसे चारों तरफ पानी ही पानी है। एनडीआरएफ की टीमें लोगों की जान बचाने में जुटी हैं। तस्वीरें गुजरात के मोरबी की हैं। यहाँ पूरे इलाके ने जैसे जल समाधि ले ली हो। मोरबी में बादल फटने से अचानक तबाही की बाढ़ आ गई। लोग डूबने लगे, चीख पुकार मचने लगी। पूरे 8 गांव बाढ़ के पानी में समा गए। मोरबी के टंकारा में बना बांध भी उफनने लगा और एहतियातन बांध के 14 गेट खोलने पड़ गए। इधर दरवाजे खुले, उधर तमाम निचले इलाके डूब गए। नतीजा ये हुआ कि टंकारा की लक्ष्मी नगर सोसाइटी के दर्जन भर लोग सैलाब में फंस गए। इनमें ज्यादातर छोटे छोटे बच्चे थे। फौरन फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें 9 बच्चों समेत 11 लोगों को सही सलामत बाढ़ से बचा लिया गया। थोड़े समय में ज्यादा बारिश भी हुई है तो फ्लड का भी कहीं असर हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने डिजास्टर मैनेजमेंट के सभी लोगों को काम पे लगाया है। मोरबी में 1500 लोग बेघर हो गए हैं। 7 घंटों में यहाँ 280 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आप देख सकते हैं कि कैसे ये पहाड़ भरभरा कर गिर रहा है। कुदरत ने यहाँ ऐसा कोहराम मचाया कि पहाड़ भी पनाह मांग रहे हैं। तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की हैं। यहाँ हो रही मूसलाधार बारिश अब लोगों के लिए तबाही बन चुकी है। और ये देखिए असम के बरपेटा और डिब्रूगढ़ जिले का हाल। बाढ़ में सब कुछ डूब चुका है। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी है। बाढ़ ने लोगों की नाक में दम कर दिया है। पीने के लिए पानी नहीं है। हैंडपंप पूरी तरह से डूबा हुआ है। ये हैंडपंप चलता तो है लेकिन पानी पानी में मिल रहा है। लोग पलायन कर रहे हैं। केले के पेड़ की नाव बनाकर गांव छोड़ रहे हैं। असम में पूरे 450 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। फसलें तबाह हो चुकी हैं और कुदरत अभी रहम खाने के मूड में नहीं। आज तक ब्यूरो। आसमान में विमान,
विमान एयर इंडिया का, और एयर इंडिया के विमान में लोगों के हाथ में पंखा, सब खुद ही जुड़ रहे हैं क्योंकि एसी ही गुल, ये एयर इंडिया है। देखिए ये हवाई जहाज के अंदर की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग मैगजीन और न्यूज़पेपर से हवा कर रहे हैं। लोगों का दम घुट रहा है। हवाई जहाज के सारे यात्री पसीना पसीना हो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ये कैसा हवाई जहाज है। तस्वीरें एयर इंडिया की एक फ्लाइट की हैं। एयर इंडिया की उस वक्त फजीहत हो गई जब प्लेन में अचानक एयर कंडीशनर ने काम करना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, विमान में ऑक्सीजन किट के भी बंद होने की शिकायत सामने आई। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा से नई दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-880 में उड़ान के 20 मिनट बाद एसी और ऑक्सीजन किट ने काम करना बंद कर दिया। यात्रियों ने कैबिन क्रू से इस बात की शिकायत की, लेकिन एसी चालू न होने पर गर्मी से परेशान यात्री मैगजीन और न्यूज़पेपर से खुद को हवा करने लगे। एक यात्री ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एयर इंडिया ने तकनीकी खराबी का हवाला देते हुए जांच की बात कही है। आज तक ब्यूरो।